ओके, फिर हम लोग चले आगे बढ़ा जाए। तो ये क्या करेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। ठीक है, जैसे सोचो कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसे रॉड हो, है ना, और इस रॉड को तुमने फेंक दो बहुत तेजी से, तो ये घूमते हुए भी जाता है और आगे बढ़ता जाता है। मतलब अपने इसी पे क्या करता है, ये रोटेट भी होता रहता है और आगे भी जाता है इस तरीके से। ठीक, समझ आ रही बात? यस सर। कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलें। अब हमने ये पढ़ लिया कि जब एक्सटर्नल फील्ड में हमने रखा तो इस पर टॉर्क लगा, जिसकी वैल्यू हो गई क्या, पीई साइन थीटा, और इस पर इसने एसएचएम किया, और एसएचएम करने से जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू माइनस पीई साइन थीटा को थीटा कर दिया, इसको आई अल्फा कर दिया, माइनस पीई इंटू थीटा कर दिया, अल्फा को माइनस पीई अपॉन आई कर दिया, और ये थीटा हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया, इसलिए ये एसएचएम करेगा, और अगर ये एसएचएम करेगा तो इसका इक्वेशन इसके बराबर होना चाहिए। हेंस वी कैन कंपेयर द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर must be equals to PE upon I, so the value of omega must be under root PE upon I। ठीक है, और 2 pi by T can be written as under root PE upon I, hence the time period of dipole is equals to 2 pi under root I by। सिमिलर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, टाइम पीरियड ऑफ एनी मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसका I हो जाएगा, और P की जगह कैपिटल M आता है और E की जगह B आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ये बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन में देख ली थी। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग अभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जो है डाइपोल रखा हुआ है। तो दिस डाइपोल इज एक्चुअली प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ओके, फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन if we shift the dipole at some angle like here, है ना, तो यहाँ पर जब हमने थीटा एंगल पर शिफ्ट कर दिया तो उस समय लगने वाला जो फोर्स था वो आपको पता है क्यू ई इंटू क्यू ई है ना, ये भी क्यू ई और ये क्यू ई, यानी कि इसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू भी आपको पता है। इंस्टेंटेनियस टॉर्क की जो वैल्यू है वो क्या है, पी ई साइन थीटा है, ये आपको पता है। ठीक है, अब अगर सोच के देखो कि इस डाइपोल को मैं थोड़ा सा और शिफ्ट करना चाहता हूं, कितने एंगल से, डी थीटा एंगल से। कितने एंगल से मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूं बेटा, अ वेरी स्मॉल एंगल, डी थीटा। तो छोटे से एंगल से डिस्प्लेस करने में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे केस में डाइपोल कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच गया। ठीक है, डी थीटा से डिस्प्लेस करने के लिए मुझे किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इस टॉर्क के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल further by an angle d theta, the work done will be d omega dw is equals to क्या होगा, 2 into d theta। अब तुम करोगे सर ये क्या चीज आपने बताई, तो दिस इज कॉल्ड द रोटेशनल वर्क डन, या वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, एक
इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर एक चार्ज था प्लस क्यू और तुम इनफाइनाइट से इसको लेकर आ रहे थे और किसी दूरी जनरल x पर इस पर लगने वाला फोर्स यहाँ पर कुछ था क्या, एफ ई, इसकी वैल्यू क्या थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना dx देने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कुछ एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा था और उस वर्क डन की वैल्यू हो रही थी कितनी, आपको पता है ना। तो यहां पर भी तो इसको रोटेट करने की टेंडेंसी इधर है क्लॉकवाइज, बट हम इसे कितना किधर रोटेट करा रहे हैं, ऑपोजिट। तो ये वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही तो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देने में। मैंने कहा मैं इसको डिस्प्लेस कहां से कहां तक करना चाह रहा था, फ्रॉम एनी इनिशियल वैल्यू थीटा से फ्रॉम एनी फाइनल वैल्यू थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, थीटा कहां से लिया जा रहा है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहां से कहां तक रोटेट कराना चाहा, फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। समझ आई बात। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू और इंटीग्रेशन ऑफ टू डी थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। और हमें पता है क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू की वैल्यू पता है, तो वी कैन कैलकुलेट दैट एक्सटर्नल वर्क डन थीटा वन टू थीटा टू पीई साइन थीटा डी थीटा। ओके, क्या लिखेंगे इसको, पीई बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, और वी कैन से माइनस पीई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको, वर्क डन मिल गया, क्या करने के लिए, एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करने के लिए। ठीक है, किसके थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। क्या इस बात से सभी लोग अग्री हैं, Yes, sir. Yes, sir. तो अब सोचो, मुझे फिर से बताओ कि अगर मुझे इसे थोड़ा सा, है ना, रोटेट करने में वर्क डन करना पड़ा, टोटल हमने वर्क डन निकाल लिया, और ये वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल टॉर्क के थ्रू है। तो अगर हम किसी सिस्टम में, है ना, एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क अप्लाई करके कुछ वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द सिस्टम के नेचर के, तो ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, Potential energy. वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी। whenever there is a potential energy stored in a system, it means कि आपने, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको रोटेट या मूव कराया होगा, किसके अगेंस्ट, जो उस सिस्टम का नेचर ऑलरेडी है। हमने इसको कहां से रोटेट कराया बेटा, इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी और एंगल तक, है ना। तो ये हमेशा कोशिश क्या करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की। ठीक है, तो बताओ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूं, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज माइनस पीई cos theta 2 minus cos theta. This is the formula for potential energy. ठीक है, नोट हो गया इतना। Yes, sir. ठीक है, अब जरा यहां पर हम आते हैं कि जो हमने फॉर्मूला लिखा पोटेंशियल एनर्जी का,
that is minus PE cos theta 2 minus cos theta 1। एक्चुअल में ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं इसे कर सकता है, लेकिन जो तुम्हारी बुक्स में या हम लोग जो कन्वेंशन लेते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या ये पॉजिटिव हो सकती है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, और क्या ये जीरो होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों ही नेचर का हो सकता है क्या तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा? यस सर। यस सर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू है ना, और यहाँ पर दूसरा चार्ज क्यू नॉट लेकर आ जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी स्टोर होती है? पॉजिटिव, क्योंकि ये सिस्टम क्या हो जाता है, उतना ही अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ गया तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है? नेगेटिव। और अगर यही चार्ज कहाँ पर रखा गया हो? इनफाइनाइट पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। मतलब हम लोग एज अ कन्वेंशन पोटेंशियल एनर्जी का जो मिनिमम वैल्यू है उसको नेगेटिव में रखना चाहते हैं और मैक्सिमम वैल्यू किस में रखना चाहते हैं बेटा? पॉजिटिव में। समझ आई बात? और जीरो को क्या माना जाता है? एक बिटवीन, इन बिटवीन वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास डाइपोल है उस डाइपोल के अरेंजमेंट को देखते हुए इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई और किया गया। क्या किया गया देखो, सोच के देखो जरा, यहां पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगर यहां पर देखा जाए ये माइनस और ये प्लस, मतलब ये जो लाइन है ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और इसको अगर मैं इस पोजीशन में ले आऊं, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। और इस 90 डिग्री से जबकि टॉर्क मैक्सिमम लग रहा हो, है ना, यहां से मैं कहां तक, किसी एंगल थीटा तक रोटेट कराना चाहूं तो इनिशियल एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल हमने कहां से मेजर किया था? यहां से। और फाइनल एंगल कितना हो गया? थीटा, यहां से देखो, दिस एंगल टोटल थीटा, ठीक है। तो अगर इनिशियल एंगल को हमने क्या माना? 90 डिग्री, तो ऐसे केस में थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई जनरल एंगल थीटा ले लिया, तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज माइनस पीई cos theta minus cos 90, hence the potential energy will be minus PE cos theta। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। मतलब कैसे कैसे देखो, इफ डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल कहाँ है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस PE, which is actually minimum, while second case if जो डाइपोल है वो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, तो ऐसे केस में जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? 0, क्योंकि cos 90 हो जाएगा थीटा। और अगर जो डाइपोल है वो 180 डिग्री यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो माइनस PE cos 180 डिग्री, दैट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ प्लस PE, ठीक है। तो ये कहा गया क्या कि जो हमारा डाइपोल है अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, दैट इज माइनस PE, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कुड बी प्लस PE, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से यहाँ पर बाई कन्वेंशन डिफाइन किया जाता है।
समझ गए? जबकि ये क्या है, दिस फॉर्मूला इज मोर सूटेड फॉर फाइंडिंग वर्क डन, है ना, कि वर्क डन कभी फाइंड आउट करना हो तो आपको पता है कहां से कहां तक इसे रोटेट कराना है। फिर से ये स्टेट नहीं, मतलब फिर से ये स्टेट वेरिएबल है ना कि पाथ वेरिएबल है। किस एंगल से किस एंगल तक इसे रोटेट कराना है आप सीधे वर्क डन निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? सभी लोग समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो जरा इसी को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं? हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वर्क डन का, W इक्वल्स टू माइनस PE सर पीछे cos नोट, थीटा 2। हाँ बोलो बेटा। सर पीछे नोट नहीं कर पाए, फिर से दिखा दो। अच्छा देख लो पहले फिर नोट कर लेना। आज से मैं इसका PDF भी तुम्हें भेज दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? कर लिया। अब देखो मैंने कहा W इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा 2 और cos थीटा 1, और यहीं पर हमने फॉर्मूला लिख दिया कि इसका पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज माइनस PE cos थीटा। थीटा क्या है? द एंगल किसका? ऑफ डाइपोल मोमेंट। कब? एट एनी इंस्टेंट। कहां से? विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब ये हुआ कि जो हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो भी एंगल बना रहा है, उस एंगल बनाते हुए उस डाइपोल की जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, वो जो है वो माइनस PE cos थीटा होगा। जैसे हमने कहा क्या कि ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में है ना। तो इस समय थीटा की वैल्यू क्या है? 0। तो इसीलिए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? माइनस PE हो गया। ठीक है, अगला कंडीशन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है या फिर इधर है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा? यहां है, तो बोथ आर व्हाट? परपेंडिकुलर। हेंस एट थीटा 90 डिग्री द पोटेंशियल इज 0, while at the last case when the dipole moment has opposite direction to the direction of electric field, theta is equals to 180 degree, so U is maximum, that is PE। ठीक है, तो ये है क्या आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है क्या आपका मैक्सिमम टॉर्क वाली पोजीशन, और ये है आपका क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेरा सवाल है, सवाल ये है, ईशा शर्मा कौन है भाई? किस जानते हो तुम लोग? ईशा शर्मा को जानते हो? किसी की सहेली, दोस्त, फ्रेंड? ईशा होगा कोई। तो मैंने बोला क्या यार, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैंने कहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, फाइंड या व्हाट इज द वर्क डन, है ना? कैसा वर्क डन? टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक छोटा सा सवाल है, ठीक है? कहां से कहां तक? स्टेबल से अनस्टेबल में, यही तो करना है। बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल, इनिशियल एंगल क्या है? 0 डिग्री,
और फाइनली कहाँ तक लेकर जाना है, 180 डिग्री तक। तो वर्क डन निकालना है W, फॉर्मूले में रखा माइनस पी ई कॉस θ2 यानी कि माइनस 180 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, दैट विल बी हाउ मच, माइनस पी ई -1 दैट इज प्लस 2 पी ई। बेटा समझ में आया ये बात? कितना वर्क डन आया, प्लस 2 पी ई। ये वर्क डन प्लस में जो आया है ये किसने किया, एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, ध्यान रखना। किसने किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने, है ना। अब जरा यही क्वेश्चन हम दूसरे अप्रोच से करते हैं, द सेकंड अप्रोच। लेट्स सी क्या अप्रोच मैंने लगाया कि स्टेबल में है और स्टेबल से कहां लेकर जा रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी, माइनस पीई, और फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, प्लस पीई। तो व्हाट इज द वर्क डन, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से प्लस पीई माइनस पीई, that will give you the value of plus 2p. So work done, again we are getting the same answer but the approach is different. समझ आया बेटा तुम लोगों को, सलोनी? यस सर। यस सर। गुड। तो ये हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सर तो हम लोगों ने, हाँ बोलो बेटा। सर अगर डायपोल को 360 रोटेट करते हैं तो, हाँ ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है क्या कि सर डाइपोल को अगर हम 360 से रोटेट कर दें, ठीक है, यू कैन यूज अ कॉमन सेंस। क्या कि भाई हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे किया और वहां वापस ले आए, व्हाट इज द नेट Zero. जीरो। सिंपल है ना। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये वर्क डन क्या होगा, 0, है ना। तो यहां पर भी देख लेते हैं, इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, तो यू फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 0 नहीं हो जाएगा। यस सर। हाँ तो ये बात समझ में आ गया, ओके। तो ये वर्क डन की कहानी क्लियर हो गई, सबको समझ आया ना बेटा। अब देखो इसी वर्क डन से रिलेटेड कुछ सवाल और पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन, find the work done to rotate a dipole by 60 degree, ठीक है, where P and E are has its usual meaning। सिंपल ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया गया तो क्या आंसर करोगे, चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बताएंगे। जीत मुझे तुमसे आंसर चाहिए। भव्या कितना आ रहा बेटा, माइनस पी ई बाई 2। सर माइनस पी बाई 2। सर बाई के बाद क्या लिखा है, 60 डिग्री। अब देखो जब भी कह रहा है बाई 60 डिग्री, है ना, मतलब टोटल रोटेशन कितना हुआ, 60 डिग्री का हुआ। कहाँ से किया ऐसा कुछ भी नहीं बताया, तो थीटा इनिशियल आप क्या मान लोगे, थीटा इनिशियल क्या मान लिया जाए, 0 डिग्री, और फाइनली कहाँ तक जा रहा है, 60 डिग्री।
वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है क्या 1/2 माइनस 1, दैट इज प्लस पी ई बाई 2। समझ गए, प्लस में आंसर आया। दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, यहीं पर अगर दे देता क्या बाई 60 डिग्री और यहीं पर ऐड कर देता क्या फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। समझ गए, तो थीटा 1 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती और थीटा फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाती 60 डिग्री। तो cos 60 1/2 और ये क्या जाता है प्लस 1/2, तो 3pe/2। या तो ये आंसर हो सकता है या फिर अब तुम जरा सोच के देखो, वर्क डन इज इक्वल्स टू 3pe/2, वो भी कितने किस में आ रहा है 3pe/2, ये किस में आ रहा है पॉजिटिव, है ना। फिर अब ये जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इससे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी आंसर आ सकता है और आंसर ये भी आ सकता है, पता है क्या माइनस pe/2, and you have to write both the answers. Why? Because this is unstable equilibrium वाला फेज ना, माइनस पे। अब यहां से तुम अगर इधर रोटेट कराओगे, ठीक, कितने से 60 डिग्री से, तो जरा सोच के देखो, प्लस क्यू यहाँ है और माइनस क्यू यहाँ है, ये इधर और ये इधर, यहाँ देख लो कहां से बोल दिया फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में प्लस क्यू यहाँ है और माइनस क्यू यहाँ है। थीटा इनिशियल बोल दिया कितना 180 डिग्री और थीटा फाइनल कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, या तो प्लस 3pe/2 आ रहा है या माइनस pe/2 आ रहा है, ठीक है। अब सोच इसको मैंने इधर रोटेट कराया किधर क्लॉकवाइज, ठीक है, और कितने एंगल से 60 डिग्री से, दिस एंगल 60 डिग्री, तो थीटा 1 और यहाँ पर एंगल क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो इसमें जो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, क्या हमें एक्चुअली करना पड़ रहा है या सिस्टम खुद कर रहा है, खुद खुद हो रहा है। खुद हो रहा है ना। और अगर ऐसा हो जाए तो मतलब उसको हमने यहां से ऐसे रोटेट कर दिया, तो यहां से भी क्या हो रहा है सिस्टम खुद ही अपने वापस, ये जो एंगल है वो कितना हो गया थीटा 60 डिग्री से तो रोटेट किया तुमने, है ना। तो यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स को नहीं, सिस्टम खुद ही कर रहा है। और सिस्टम अगर इसने वर्क डन किया तो ऐसे केस में क्या आएगा माइनस pe/2। दिस आंसर विल बी करेक्ट। यू हैव टू नो हाउ टू चूज द आंसर। क्लियर है बेटा। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, डन सर। ओके, सभी का हो गया। तो ये हम लोगों ने बात कर ली क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल की। डाइपोल समराइज कर देता हूं मैं एक बार।
उसके बाद एक और छोटी सी चीज बताऊंगा फिर बताऊँ। डाइपोल में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात आती है क्या, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखना हो तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। यहीं पे हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं क्या कि अगर हमारे पास जो डाइपोल है उसकी नेट वैल्यू कभी भी निकालनी पड़े तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। कुछ खाने के लिए है, लाइए। तो ये दो बातें तो हमारी यहाँ पर क्लियर हुई, ठीक है। स्टार्टिंग में एक तरीके से हमने पहले लेक्चर में कहीं ना कहीं यही चीजें पढ़ी थी, ठीक है। दूसरी बात में जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि हमें निकालना है जो, वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। किसकी वजह से, इसी डाइपोल की वजह से। डाइपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। इसका डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब हम लोग डाइपोल की वजह से फील्ड और पोटेंशियल निकालने की कोशिश किए तो यहां पर हमें दो सिचुएशन देखने को मिली। एक तो मिला क्या हमें, एक्सियल, और एक मिला हमें क्या, इक्वेटोरियल, ठीक है। अगर एक्सियल को देखा जाए और इक्वेटोरियल को देखा जाए तो यहां पर अगर डाइपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसका डायरेक्शन ये होता है, और एक्सियल जो होता है वो इस लाइन के अलोंग होता है, ठीक है। और इस लाइन के अलोंग जो फील्ड निकालते हैं हम लोग उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सियल। और यहाँ पर ई एक्सियल की जो वैल्यू है उसका अल्टीमेटली डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ इक्वेटोरियल वैल्यू होता है। तो ई एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल कंडीशन में क्या मिला था, फुल फॉर्मूला लिखूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 k p r अपॉन क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी का स्पेशल फॉर्म ई एक्सियल का क्या लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2k p अपॉन r क्यूब। एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल कब, जब हमारे पास वैल्यू स्मॉल होती है, r इज मच मच ग्रेटर देन। पोटेंशियल अगर एक्सियल का लिखते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं होता है यहाँ पर, अच्छा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखने के बाद k की जरूरत ही नहीं होगी, देयर इज नो नीड ऑफ k ऑलरेडी तो लिख चुके हो 2p, है ना। यहाँ पर क्या होता है, केवल p अपॉन आर स्क्वायर होता है, या फिर अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है, ऊपर आर होता है, ऊपर तो आर आता ही नहीं, ठीक। ये हो गया, ये तो पोटेंशियल की बात हो गई। किसमें, एक्सियल में। एक्सियल में पोटेंशियल आपने यहाँ पर पढ़ लिया। अब जब इक्वेटोरियल की बात आती है तो इस इक्वेटोरियल का सीधे सीधे मैं यही बता देता हूँ,
अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है क्या, 1/4πε0 P अपॉन r² प्लस l² पावर 3/2, या फिर इसका एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा जैसे हम कह सकते हैं 1/4πε0 P/r³। ठीक है, इन दोनों रिलेशंस को पढ़ने के बाद इनका कंक्लूजन भी हम लोगों ने देख लिया था। दैट कंक्लूजन वाज समथिंग क्या, कि ई इक्वेटोरियल इज हाफ ऑफ ई एक्सियल, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसी में हम लोगों को एक जनरल केस पढ़ना है, आज पढ़ा दूंगा मैं, तभी इस चैप्टर को ओवर करूंगा। फिलहाल यहीं से जो हम तीसरा लेक्चर का नींव रखते हैं वो है क्या, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। तो जब एक्सटर्नल फील्ड में आप इसे रखते हो तो दो कंडीशंस बन के आती हैं। एक तो आता है क्या, यूनिफॉर्म, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब याद रखना नॉन यूनिफॉर्म में मैं बहुत डिटेल अब नहीं जाऊंगा। इसमें केवल और केवल क्या होता है, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड टो नेट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये यही छोटा सा पार्ट मैंने साइड में रख दिया। यूनिफॉर्म में जब आप रखते हो तो एफ नेट तो हमेशा 0 होता है, मतलब कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन टो की वैल्यू मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। दूसरा फॉर्मूला बनता है कि ये एस एच एम करता है, और एस एच एम का जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो पी ई अपॉन आई आ जाता है। बस इतना याद रखना, बाकी इससे टाइम पीरियड निकल आएगा। ठीक है, तीसरी बात हम लोग वॉगडन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जिसे माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 बोलते हैं। एंड लास्टली द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। यहाँ पर एक स्टेबल कंडीशन आती है जहाँ थीटा की वैल्यू 0 होती है, और एक अनस्टेबल स्टेट आता है जहाँ थीटा 180 डिग्री होता है। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों बेटा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इफ यू वांट यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, वरना मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड करूंगा ही। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये पूरी कहानी हम लोगों ने एक वन शॉट में देख लिया। नोट हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, सर यस सर। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर।
जहाँ पर मैंने आप लोगों से बताया था कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर नॉलेज एंड फॉर कंपटीशन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे कहते हैं क्या, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at any position। ठीक है, इट इज नॉट समथिंग न्यू। हमने कहा कि देखो ये हमारे पास डाइपोल है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट ओ है और इस मिड पॉइंट ओ से किसी डिस्टेंस आर पर, जो कि एक एंगल यहाँ थीटा बना रहा है, पॉइंट हमने मान लिया क्या, जी, जनरल पॉइंट। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट जी। ओके, हमारे पास देखो यहाँ पर मैं येलो कलर से इसको निकालूं। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सबको दिख रहा नहीं? यहाँ पर जो है हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। समझ आया बेटा? तो ये है P वेक्टर। अगर आप ये लाइन ड्रॉ करें तो ये इक्वेटोरियल होगी, और जबकि यहाँ पर इसको मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये एक्सियल। और पॉइंट G जो है ना तो इक्वेटोरियल में है और ना ही एक्सियल में है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस डाइपोल मोमेंट P को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक इधर और एक इधर। मतलब इस P का एक कंपोनेंट यहाँ होगा, दैट विल बी P cos theta, and the another component will be in this direction, that will be P sin theta, है ना? ठीक। So what we can assume two dipoles। कौन कौन सा? एक का जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है और एक जिसका क्या है, P sin थीटा है। किसको हम दो मान सकते हैं? इसी को हम दो अलग अलग डाइपोल्स एज्यूम कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो जब हम इसको दो अलग अलग डाइपोल एज्यूम करते हैं, इसका मतलब उस समय हम इस डाइपोल की कहानी को भूल सकते हैं। मैं भूल गया यार, है ना? अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, नेट। तो हमारे पास कितने डाइपोल हैं? एक ये है, और अगर इसको डाइपोल माना जाए जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इसी डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह E से जो axial। फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, जिसको हम कह सकते हैं क्या, ई पैरेलल ना बेटा? यार मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाया करिए। हेलो, समझना इस कहानी को। ई पैरेलल समझ में आ रहा है? मतलब ई एक्सियल एक्चुअली ये हो गया एक तरीके से, और ई एक्सियल यानी कि पैरेलल को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 2 P cos थीटा अपॉन r क्यूब। चलेगा यार? यस सर। Yes sir। सिमिलरली अगर P sin थीटा को यहाँ पर दूसरा डाइपोल माना जाए
तो इसकी डाइपोल मोमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो लाइन है आर वाला, मतलब जी पॉइंट, वो कैसा है, इक्वेटोरियल। एक्सियल या इक्वेटोरियल? इट इज इक्वेटोरियल। एंड वी नो दैट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल the field is opposite to the direction of dipole moment. This can be said as E perpendicular. Hence the value of E perpendicular must be equals to 1 by 4 pi epsilon naught. 2 तो रहेगा नहीं यार, क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा। P sin theta अपॉन आर क्यूब। तो यही दोनों को हमें बेसिकली समझना था। अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, यहां से। तो what will be the value of net electric field? That will be under root E parallel square plus E perpendicular square। फॉर्मूला नहीं निकलवाऊंगा, सीधे याद रखना, इसको अलग अलग निकालना, कैलकुलेट करना और फिर इसको निकालना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R क्यूब है ना, इस पूरे को क्या मान सकते हैं, कुछ वैल्यू E मान लिया जाए, किसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R क्यूब को, है ना। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हो, E पैरेलल क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा, और E परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, E sin थीटा। समझ रहे हो ना बेटा, इसको स्पेशल इक्वेशन थर्ड मान लो। तो बस E नेट निकालना अब तुम्हारे लिए आसान है। मैं ये क्यों करता हूं यार, ताकि मेरा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए। अंडर रूट E पैरेलल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस E परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और वी कैन से द वैल्यू ऑफ E नेट इज अंडर रूट 3E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस E स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई पता है, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एक E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया, समझे। और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, E स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ही है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, E स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1। यस सर। तो यहाँ से क्या बाहर आ सकता है, E बाहर आ सकता है, और अंडर रूट बचेगा क्या, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ गया। और इसका डायरेक्शन किसके साथ, यहाँ पर फाई एंगल कैसे निकल जाएगा, tan फाई इज इक्वल्स टू E परपेंडिकुलर अपॉन E पैरेलल, ठीक है। या फिर ये वैल्यूज अगर रख दिया जाए तो tan फाई इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, है ना बेटा। और कुछ कह नहीं सकते, अगर हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्या, सर इसी केस में अगर 0 रख दे तो इक्वेटोरियल वाला आ जाएगा और 90 रख दे तो परपेंडिकुलर वाला कैसे नहीं। बस बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो उम्मीद कर रहा था तुमसे कि अब जरा सोच के इसको देखो, है ना, कि अगर फॉर्मूला इधर लिख लेता हूँ मैं, E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, और ब्रैकेट में है अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहीं पर अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0, यानी कि ये जो डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको मैं कहाँ ले आऊँ, नीचे ड्रैग कर दूँ, मतलब ये पॉइंट G जो है वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब थीटा क्या हो गया, 0।
तो ये कौन सा केस बन जाएगा, एक्सियल। रख के देखें यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, और ये क्या आ जाएगा इसका 4, 2 तो बाहर आ जाएगा 2। तो ये आ गया एक्सियल का केस। और यही अगर थीटा हमने कहाँ बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, एंगल कितना कर दिया, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल 1 आएगी इस पूरे की, तो वो इक्वेटोरियल का वैल्यू दे देगा। बोले यार समझ आया कि नहीं आया। यस सर। Yes, sir. दिस इज व्हाट वी हैव Sir. टू डिस्कस अबाउट। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड फिर से दिखा दीजिए। मैं इसका भेज दूंगा बेटा पीडीएफ, डोंट वरी। बट ये है कि ब्लैक स्लाइड पे ऐसा होगा कि तुम प्रिंट नहीं करा सकते इसे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई समस्या? सर बुकलेट में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिया हुआ है, तो उसमें तो हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे। बुकलेट में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिया हुआ है। यस सर। तो सर उसका आ जाता हूँ मैं बुकलेट पे, इतना नोट कर लो। अब देखो, जहां पर बुकलेट में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात है ना, वो भी दिया हूँ। हालांकि ऐसा कभी पूछा नहीं गया, बट स्टिल हम लोग एक बार देख ही लेते हैं, है ना, बुकलेट में आने से पहले ही। जैसे अगर आपके पास इंटरेक्शन, ये सब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो स्पेशली सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है और पूछने के चांसेस भी कम है, बट स्टिल हम लोग पढ़ ले रहे हैं। जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात है कि हमारे पास मान लो एक डाइपोल है -q और ये +q, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा डाइपोल रखा हुआ है, या q1 मान लो और q2, और यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। इसके सेंटर O1 से इसके सेंटर O2 की दूरी तुम्हें पता है, r, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट आपको P1 पता है और इसका डाइपोल मोमेंट आपको क्या पता है, P2 पता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये क्या है, इधर है, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ कि फर्स्ट डाइपोल की वजह से सेकंड डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा,
ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F। अगर तुम्हें निकालना हो तो हम ये पता है हमें कि ये जो है फर्स्ट डाइपोल वो इस पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है ना, समझ आ रही बात। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये दो के दोनों क्या है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरीके से रखे हुए हैं, ठीक। अब चूंकि दूसरा डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना, और दूसरा डाइपोल भी है क्या, एक तरीके से चार्ज ही तो है। तो ई एक्सियल की दो अलग अलग पोजीशंस, एक कितना r माइनस, इनके बीच की दूरी अगर L2 है तो r माइनस L2 दूरी पर फील्ड निकालना होगा, और कहां पर निकालना होगा, r प्लस L2 दूरी पर दूसरा फील्ड निकालना होगा। मतलब क्या हो गया कि इसकी वजह से जो फील्ड है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहां पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, E1 होगा, यहां पर फील्ड क्या होगा, कुछ E2 होगा, है ना। तो नेट फोर्स की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे। ये जो प्रोसेस है, ठीक है। अब बुकलेट में हम लोग ने क्या कर रखा है, बुकलेट में डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी मैं उसे भी शो कर देता हूं। तो उस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी फॉर्मूला किस केस में है, व्हेन r इज मच मच ग्रेटर देन L1 हो या L2, ठीक है। तो दिस वाज हाउ वन डाइपोल कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर डाइपोल, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा मेंशन कर रखा है बुकलेट में, क्योंकि वो बुकलेट ऐसी है कि अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन करो, नीट की करो या बोर्ड की करो। क्लियर है ना बेटा। तो हम पहुंचते हैं थोड़ा सा बुकलेट पे। और आज हम लोगों को कई सारे होमवर्क भी आपको दूंगा मैं आप लोगों को, तो उन होमवर्क को भी करना है प्रॉपर। किसको सवाल पूछना था आज, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये सारी बातें देखो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल, थीटा की वैल्यू 0 है ना। तो उस कंडीशन में ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल ये हमने डिस्कस कर रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सी दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मोशन ऑफ अ डाइपोल इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, केवल इसी लाइन को मैंने यहाँ लिखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। नाउ दिस इज अ टेबल डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इसकी बात कर रहा है बच्चा। तो देखो यार यहाँ पर ये सब जो डेफिनेशन और ये सब डेरिवेशन जो करना है ये आसान काम नहीं है। मेथड मैंने बताया क्यों अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो दोनों डाइपोल क्या है, सेम इस तरीके से अरेंजमेंट में रखे हुए हैं, माइनस क्यू माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। तो ऐसे केस में इनके बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 P2 अपॉन r⁴ होता है। लेकिन अगर इस तरीके से अरेंजमेंट रखा गया है तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर रखा गया तो परपेंडिकुलर r पर रखा जाएगा, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन ये भी हो सकता है, ठीक है। और इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने बता दी है, इससे ज़्यादा इंटरेक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं आपको देखना, ठीक है। नाउ दिस टॉपिक बीन फिनिश्ड, this is your home practice part that you have to discuss at your solve at your home,
अब तुम यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइक 12 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। लेक्चर 16-17 इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये यहाँ पर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये गलती से डाइपोल लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करूँगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात शुरू करेंगे, गॉस लॉ और ये सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो केवल यहाँ पर आपके पास कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अगली क्लास में मुझसे जो भी डाउट्स हो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अपने बुक्स से क्वेश्चंस अभी लगाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है ना। अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो लगाइए, बट उस टाइम को बार बार रिवाइज करने में यूटिलाइज करो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। आप किसी को कोई डाउट पूछना है तो आपके आंसर्स मैं कर देता हूँ, देन इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर आजकल ये जो शर्म आती है ना जिनको कि अपना वीडियो ऑन कर लें या कोई ऐसी दिक्कत है, केवल और केवल जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, मैं खुद ही कई सारे कोचिंग्स का मैंने खुद डेमो लिया, हमने अप्लाई किया कि 1 डे डेमो अवेलेबल है, लाइक बहुत सारे कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसे। तो उन कोचिंग्स में मैंने देखा कि वहाँ पर केवल 1 वे कम्युनिकेशन है। इवन इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो यू हैव टू टाइप, और उसके अलावा और कोई आंसर मतलब ऑप्शन नहीं है बात करने का, कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। केवल आप टीचर को देख सकते हो, आपको टीचर नहीं देख सकता है। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम पढ़ाई करो या ना करो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। हाँ, जब तुम्हें एडमिशन लेना होगा तब तो बहुत सारी बातें मैं करूँगा, बट एडमिशन के बाद तुम्हारे पर फोकस करना ये बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, ज़ीरो है वहाँ पे, है ना। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कंडीशन ये है तुम्हारी कि टीचर तुम्हारे पर फोकस कर रहा है, काउंसलर आपको कॉल कर रहा है, आपसे वीडियो ऑन करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आप क्या कर रहे हो ये देखा जा सके और इंटरेक्शन अच्छा हो सके। इतना सब कराने के बावजूद भी तुम्हारी ये कंडीशन ये है कि तुम्हें ये करने में भी दर्द हो रहा है। और बेटा इससे ज़्यादा, इससे बेहतर को ऑनलाइन मोड में तो मेहनत और नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है ना। मतलब मुझे लगता था कि यार हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कमी होगी, देख लेते हैं, तो उस चीज़ को अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि देखो एज अ टीचर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जब तक ये ना पता चले कि हम अपना 100% दे रहे हैं, है ना, या फिर हम औरों से बेहतर दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने डेमो क्लासेस अटेंड करी कि ताकि मुझे भी पता चले कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो अब मैं खुद पे कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन बुरा इस बात का लगता है यार कि इतना करने के बावजूद भी तुम एज अ स्टूडेंट ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हो। सोचो इस सिचुएशन में कौन बच्चा ट्यूशन कोचिंग कर रहा होगा, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो घर पे होंगे। इस समय एडमिशन लेना कितनी मुश्किल काम होता है कि मतलब बच्चों को या पेरेंट्स को कॉल करो तो अभी सोचेंगे, इवन दे आर इन क्लास 12 बट बहुत रिलैक्स हैं। बट अपनी कंडीशन सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स तो एटलीस्ट इतने अवेयर हैं कि तुम्हें आज कोचिंग ज्वाइन करा के रखा है, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग 100% बेनिफिट तो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों की कॉपीज में बहुत कुछ लिख दिया था, है ना, क्योंकि मुझे एक आंसर जो दिखा था ना वो आंसर चीटेड फील करा रहा था कि तुमने पक्का गूगल से ही आंसर लिखा है। बाद में मुझे पता चला बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया था कि वो आंसर उन लोगों ने डीपीपी सॉल्व करते टाइम गूगल से लिख लिया था, है ना। तो गूगल से लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब जो हमारा आंसर शीट है उस आंसर शीट में भी वही गूगल वाला आंसर है, तो मैं क्या करूंगा। मुझे यही लगेगा कि तुमने गूगल से लिखा है। इवन बहुत सारे बच्चों ने गूगल से कॉपी किया था और ये उन्होंने एडमिट भी किया। तो यार जितने बच्चे ये काम कर रहे हैं ना कि गूगल से लिख लें और सर को पता ही नहीं चलेगा, तो तुम अपने आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हो, मेरे पे नहीं, क्योंकि मुझे तो पता चलेगा ही। मतलब एक इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बच्चे डायरेक्टली लिख रहे हैं। एक्स कंपोनेंट जो है उसको जीरो करना था, कहाँ से एक्स कंपोनेंट जीरो कर दोगे, डायरेक्ट बस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा भी नहीं, नेट निकालने का तरीका कि E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, डायरेक्टली एक्स कंपोनेंट को EX माइनस EX2 कर दिया, उसको जीरो कर दिया। हमने कहा वाह, इतना तुम्हारे पास दिमाग जब से आ जाए ना तो मजा ही आ जाए।
तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन जो किया था वो गलत किया था, गूगल से किया था, मुझे पता है ना, इतना पता चल जाता है। तो डोंट डू दिस। और जो बच्चे याद कर चुके थे ना कि इंडक्शन वाला क्वेश्चन, कि इंडक्शन अट्रैक्टिव क्यों होता है, तो इसका आंसर सब लोगों ने गूगल से याद कर रखा था। कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर सही दिया जाए गूगल पे, ये बिल्कुल फ्री हो, आप चाहो तो आप अपने आंसर डाल सकते हो, है ना, कोई भी चाहे अपना आंसर डाल सकता है। तो किसी का सही किसी का गलत, और वही चीज गड़बड़ हो जाएगा फाइनल एग्जाम में। चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट और तुम मैग्नेट की बात कर रहे हो, कैसे कर सकते हो यार, है ना। तो मैग्नेट नहीं कर सकते आप। तो इन चीजों को जब भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछो, मुझे मैसेज करो, है ना, मैं बिल्कुल बताऊंगा डाउट। ये मत सोचो कि गूगल से आंसर हम छाप लेंगे, यार कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक है, तो ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ, बात करो, पूछो, ये सब चीजें करोगे तो ये मान के चलो जो हम लोग ऑफलाइन मोड में करते थे ना उसको ऑनलाइन में भी कर सकते हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, किसको कोई क्वेश्चन पूछना है जल्दी बताओ, मैं बता दूं। किसको क्वेश्चन पूछना था जल्दी बताओ, किसी को पूछना है बेटा। सर वो आ गया था क्वेश्चन। आ गया था। हाँ सर। अब मैंने बोला था देखो अभी जैसे इसमें डाइपोल पढ़ रहे हो, कंप्लीट हो जाएगा तो आ ही जाएगा। तो बेटा देखो सभी लोगों ने जो भी अभी तक की पढ़ाई करी है उस पढ़ाई को भी रखें। जैसे आज हम लोगों ने डाइपोल को समराइज किया ना, ऐसे मैं पूरे चैप्टर समराइज करूंगा, है ना। देखो ऐसे ऐसे बच्चे ज्वाइन करते हैं, आई एम किलर, ये कौन है। चलो ठीक है, हाँ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके। Thank you, sir. Bye.